One of the email I got is, my mother recently died and nothing is working. मेरी माँ अभी जल्दी में ख़त्म हुई है और कुछ काम नहीं कर रहा है. सारी मेरी स्पिरिचुअल टीचिंग्स जो भी आपने सिखाई, सारे बुक्स मैंने पढ़े, कुछ काम नहीं कर रहा है. तो क्या इसके ऊपर आप कुछ विचार बता सकते हैं अपने? आज इसके ऊपर चर्चा होगी. किसी की भी मदर का चले जाना एक बहुत ही दुखद घटना है. स्पेशली जिस तरीके की केयर, जिस तरीके की मोहब्बत माँ करती है आपसे, मुझे नहीं लगता शायद भगवान भी आपसे उतना मोहब्बत करता हो. वेल, मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ कि माँ से ज़्यादा कोई किसी से प्यार नहीं करता. स्पेशली अगर सिर्फ संसारिक लोगों को देखा जाए. लेट्स नॉट ब्रिंग द रियल गॉड इनटू दिस थिंग, बिकॉज सी द tragedy which happens, maybe accident has happened, maybe अकाल मृत्यु, whatever, जो कुछ भी हुआ आपकी ज़िंदगी में, वो एक बहुत ही दुखद घटना है और हम सभी उससे समझ सकते हैं, वाकिफ़ हैं. स्पेशली मैं भी कभी कभी इमेजिन करता हूँ कि अगर मेरी मदर के साथ ऐसा होगा तो क्या होता है. जहाँ तक बात रही, आपने कहा कि मैं कैसे कोप अप करूँ, कुछ काम नहीं कर रहा है. कुछ काम नहीं कर रहे का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपका जो दर्द है वो कम हो जाए. मतलब आप उस दर्द में भी रहना नहीं चाहते. हाउ शुड आई कोप अप, हाउ शुड आई कोप अप विद द पेन, हाउ शुड आई कोप अप विद द पेन. योर मदर हैज़ गिवन अ लॉट टू यू. आपकी माँ ने आपको इतना कुछ दिया और आप उनके लिए एक दर्द भी नहीं झेल पा रहे हो. आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये जो दर्द है, ये जो ज्वालामुखी है, इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं झेल नहीं पा रहा हूँ. तो झेलना पड़ेगा आपको. वो जो प्यार उन्होंने किया आपको, वो जो मोहब्बत उन्होंने करी, क्या वो ये डिजर्व नहीं करती हैं? क्योंकि आप भी उनसे उतना ही अटैच थे, वो भी आपसे उतना ही अटैच थी. तो जब कोई मरता है और आप ये क्वेश्चन करते हो, सर कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे इससे बाहर निकालो या मुझे कोप अप करने में हेल्प करो. आप कहीं ना कहीं आप अगर पूरा कंटेक्स्ट समझे ध्यान से, तो आप भागने की कोशिश कर रहे हो इस पेन से. इस पेन से भागना एक इंसल्ट की तरह है आपकी मदर के लिए, क्योंकि पेन आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो. इसका मतलब है कि आप उस पेन से भागना चाहते हो, जबकि वो पेन आपका खुद का पेन है और वो आपकी मां का पेन है. तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आप जब मेरे से क्वेश्चन करते हो नथिंग इज वर्किंग, व्हाई डू यू वांट टू वर्क ऑन इट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्वेश्चन दैट. व्हाई डू यू वांट टू वर्क ऑन समथिंग विच इज इनएविटेबल? व्हाई कांट वी एक्सेप्ट इट एज अ फैक्ट? A breakup happened. People want to enjoy all the fruits of girls, fruits of love, fruits of relationships, fruits of all these boyfriends and girlfriends. But once the girlfriend leaves, once the boyfriend leaves, you don't want to enjoy the bitter fruit after that. How is this possible to work in the world of duality? Tell me something about it. हाउ इज दैट पॉसिबल? कैसे ये काम करेगा बताइए? एक संसार है जहां पे डुअलिटी इक्वल प्रोपोर्शन में है, जहां पे आप रस तो लेते हो, लेकिन उस रस की जब आदत पड़ जाती है और वो रस खत्म हो जाता है, तो आपको दर्द नहीं होगा क्या? आप वहां पे क्यों नहीं क्वेश्चन करते हो जब आपको मजा आ रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ? आप वहां पे क्यों नहीं क्वेश्चन करते हो? वहां पे क्यों नहीं ये पूछते हो, सर मुझे मजा क्यों आ रहा है? या तो मजा मत लो. देखिए, मजा और सजा दोनों साथ में चलते हैं हमेशा. जैसे ही आप किसी से मोहब्बत करोगे, ऑटोमेटिकली सजा आपके पीछे पीछे घूम रही है. जैसे ही वो आदमी छोड़ेगा आपको, चाहे वो डेथ से छोड़े, चाहे वो खुद छोड़ दे, तुरंत आपको सफरिंग होना चालू हो जाएगी. लेकिन लोग सफरिंग नहीं चाहते हैं. लोग सिर्फ जूस चाहते हैं, रस चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं. यू सी, इट इज टू साइडेड.
It always comes two-sided. We don't understand this. If you are lying, see, I can understand that you are in the pain right now. I can understand कि आप इस समय बहुत दर्द में हैं. How should I cope up? स्पिरिचुअलिटी काम नहीं कर रही है, ये काम नहीं कर रहा. लेट्स इमेजिन कि आज मेरे घर में भी कुछ ऐसा होता है, तो आपको क्या लगता है? मैं इतना कुछ बात कर रहा हूँ, इतना कुछ समझ रहा हूँ, इतना कुछ आपसे चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे. आपको पता है कि लेट्स इमेजिन कि आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत नॉलेज है, कि चलो मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं अद्वैत वेदांता का फॉलोअर हूँ, मैंने 7-8 साल मेडिटेशन किया है. आपको क्या लगता है मेरे साथ क्या होगा? एग्जैक्टली जो आपके साथ हो रहा है. अगर मेरे घर में कोई छोड़ के चला जाता है, मर जाता है, या मेरे कोई आसपास के लोग मर जाते हैं, तो मुझे भी उतनी ही सफरिंग होगी जितनी आपको हो रही है. वो कोई सफरिंग से बच नहीं सकता है. स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप रन अवे फ्रॉम सफरिंग हो जाएं. सफरिंग से बचने के लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का ये कहना है कि या तो आप मोहब्बत मत करो, या तो आप प्यार मत करो, या तो आप मोह माया मत पालो. और अगर पालोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस झेलना होगा, और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है. इन द केस ऑफ मदर, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है? कि आपकी वो खाना पीना देती है, खाना पीना खिलाती है, प्यार करती, नर्चर करती है आपको, आपके टाइम में खड़ी, आपके बुरे टाइम में वो खड़ी हुई है. ठीक है. नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है? जैसे ही वो गई आपकी जिंदगी से, आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी. तो अब पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो सबको चाहिए, पर नेगेटिव नहीं चाहिए भैया. पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में आता है. पहले तो लाइफ को लेके क्लैरिटी नहीं है लोगों के अंदर. डुअलिटी का कुछ नहीं बताता कोई. किसी ने बात करी डुअलिटी की? मुझे बताओ आज तक किसने बात करी डुअलिटी की? किसी ने बात नहीं करी. दुनिया की सारी बातें ये गुरु करते हैं. जितने भी गुरु हैं तुम्हारे मार्केट में, ये सारी बातें करेंगे. फालतू की जो जितनी बातें सब कर डालेंगे कि औरत की योनि में गंध आती है, वहां आदमी जाके चाट रहा है, और शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और औरत ऐसा करती है, मर्द ऐसे करते हैं. और कौन सी बात हो रही है इसके अलावा? मुझे बताइए, कोई बात हो रही है? कोई बात होती है? बताइए मुझे. पते की कोई बात हो रही है कि नहीं हो रही है? मुझे ये बता दीजिए. किसी ने लॉ ऑफ डुअलिटी के बारे में बात करी? नहीं करी. पोलैरिटी के बारे में बात करी? नहीं करी. क्यों नहीं करी? ओशो ने बात करी है. ओशो ने बीच बीच में बातें करी. ओशो ने काफी बात, इनफैक्ट कई लोग ओशो को मानते नहीं है, सेक्स गुरु बोलते हैं. मुझे नहीं पता कि उनकी जिंदगी में क्या हुआ था. ठीक है, उन्होंने जाके अमेरिका में सेक्स किया, ड्रग्स करे. आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट. व्हाट आई एम कंसर्न अबाउट इज वट एवर, चाहे जहां से वो आदमी बोल रहा था, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा था, सीख के बोल रहा था. जहां तक लग रहा है वो सीख के ही बोल रहा था, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो उन्होंने बताई वो कहीं लिखी नहीं है. चलो ठीक है, मान लो 70% अपना एक्सपीरियंस से बोलता है वो. 30% अगर वो बुक से पढ़ के बोल रहा था, तो है तो नॉलेज ही ना. एट द एंड ऑफ द डे वो नॉलेज करेक्ट है मेरे हिसाब से. तो मुझे क्या मतलब कि ओशो की जिंदगी में क्या किया उन्होंने. हाँ, वो एक ट्रेजेडी थी. अगर सेक्स में इन्वॉल्व थे और ड्रग्स में इन्वॉल्व थे तो एक ट्रेजेडी थी. लेकिन जो बातें वो बोलता है आदमी, मैं उसकी बात अगर करूं तो उस आदमी ने काफ़ी ऐसी बातें करी हैं जो बहुत ही गजब बातें हैं. कई लोगों को तो समझ में नहीं आता कि, क्योंकि लाइक ऑडियो पॉडकास्ट जो ओशो के अवेलेबल हैं, कई लोग उस तक पहुंच भी नहीं पाए, स्पेशली हिंदी पॉडकास्ट जो हैं. तो डुअलिटी का मतलब नहीं पता. ओशो ने इसके बारे में थोड़ा बहुत बात किया है, उतना ज़्यादा जितना मैं इतना घनत्व में करता हूं उतना नहीं. इसे लॉ ऑफ डुअलिटी, जो पैटर्न्स है ना यूनिवर्स के, देखो ये यूनिवर्स पैटर्न्स में चलता है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर चीज का एक पैटर्न है. एक इवेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको पैटर्न बोलते हैं. लेट्स से कि आप हर थर्सडे और फ्राइडे ऑटोमेटिकली गुस्सा करने लगते हो, तो ये एक पैटर्न बन गया, क्योंकि ये बार बार अकर हो रहा है. लेट्स से कि एक आदमी है, मनुष्यों में एक आदमी है जो खरीद रहा है और जो नहीं खरीद रहा है. जो खरीद रहा है उसको बायर बोलते हैं. बायर का एक पैटर्न होता है. अ बायर इज अ बायर इज अ बायर. अगर बायर है कोई तो वो खरीदेगा. जैसे आईफोन के जो बायर हैं वो आईफोन के बायर हैं, वो बार बार आईफोन को खरीद रहे हैं.
वो एक आईफोन में रुकते नहीं हैं, वो वॉच खरीद रहे हैं, वो हेडफोन्स खरीद रहे हैं, वो नया आईफोन आ रहा है उसको खरीद रहे हैं, वो रुकते नहीं हैं। वैसे आप भी किसी चीज के बायर होगे। लेट्स से कि आप गल्ला वल्ला मंगाते हो तो आप गल्ले के बायर हो, है ना। घर में आप आशीर्वाद आटा मंगाते हो तो आप उसके बायर हो। तो आप किसी ना किसी चीज के बायर तो हो, और किसी के अनबायर भी हो किसी ना किसी चीज के। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ कोर्सेज हैं, वो आप नहीं खरीदोगे कभी। क्यों नहीं खरीदोगे? क्योंकि आपको लगता है वो अननेसेसरी एक खर्चा है, या आपके पास पैसे नहीं है। तो मेरा टारगेट सेगमेंट आप नहीं हो। मेरा टारगेट सेगमेंट वो है जिनके पास पैसे हैं और जो खरीदना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो वो मेरे कोर्सेज बार बार लेते रहते हैं। तो अ बायर इज अ बायर इज अ बायर, अ नॉन बायर इज अ नॉन बायर इज अ नॉन बायर। मैं आपको बताता हूं, इसको पैटर्न बोलते हैं। अ इवेंट विच इज अकरिंग ओवर एंड ओवर अगेन इज कॉल्ड पैटर्न। लाइक फॉर एग्जाम्पल डुअलिटी पैटर्न है। डुअलिटी हर जगह काम कर रही है। अगर आप ठंडा गरम अगर आप देखोगे, हर जगह आपको ये दिखेगा, ठंडा गरम, तमाचा प्यार, नफरत प्यार, दिमाग का ठंडा दिमाग का गरम, मतलब क्रोध और शांति और क्रोध, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हेड एंड टेल्स, सन एंड मून। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे हर चीज में डुअलिटी क्रिएट हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कभी भी किसी भी सेगमेंट की बात करेंगे तो कुछ ऐसे संदीप के सब्सक्राइबर्स हैं जो आचार प्रशांत को भी फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे संदीप के सब्सक्राइबर्स हैं जो सिर्फ संदीप को ही सुनते हैं, और कुछ ऐसे संदीप के सब्सक्राइबर्स हैं जो सबको सुनते हैं, और कुछ ऐसे संदीप के सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने सिर्फ सब्सक्राइब कर रखा है पर वो सुनते नहीं। तो ये 4 तरीके के पैटर्न्स हो गए लोगों के। कई लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब कर रखा है, बीच बीच में ओकेजनली विजिट करते हैं। किसी ने 10 साल पहले सब्सक्राइब किया था, अभी तक सब्सक्राइब है, आज तक एक वीडियो नहीं देखा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 4-5 पैटर्न्स होते हैं। तो यूनिवर्स पैटर्न्स में काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे व्हाट्सएप में ऑलमोस्ट मेरे क्लाइंट्स हैं 1400 क्लाइंट्स हैं मेरे पास इस समय। 1400 लोगों की ब्रॉडकास्ट लिस्ट है व्हाट्सएप में। मैंने सबकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी। 1400 लोग, कैन यू बिलीव इट? 1400 पीपल जो पिछले 3 साल में मेरे को कांटेक्ट किया, जिन्होंने, मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है। अब जब भी मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ सिंगिंग की, तो उसमें से कुछ ही लोग हैं जो रिप्लाई करते हैं, और मैंने ये हमेशा देखा है कि वही लोग रिप्लाई करते हैं जो रिप्लाई करते आए हैं। अगर मैंने एक कोई धीरेन्द्र नाम के कोई है क्लाइंट, वो हमेशा रिप्लाई करते रहते हैं। जैसे मैंने कुछ डाला तुरंत रिप्लाई आएगा उनका, हाँ बहुत अच्छा। और जो रिप्लाई नहीं कर रहा है वो कभी रिप्लाई नहीं करता, वो कभी भी रिप्लाई नहीं करेगा। अ नॉन रिप्लायर इज अ नॉन रिप्लायर इज अ नॉन रिप्लायर, अ रिप्लायर इज अ रिप्लायर इज अ रिप्लायर। एक आदमी जो कर रहा है, जरूर देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी अगली बार भी वो करेगा, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी अगली बार भी करेगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एक बार या 2 बार करते हैं, मतलब 10%, बट 90% लोग एक बार अगर कुछ कर रहे हैं तो करते ही रहेंगे बार बार। तो अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो नहीं खरीद रहा, तो जो नहीं खरीद रहा वो कंजूस में आता है, माइजर होता है, वो पैसा बचाना चाहता है। अ सेवर इज अ सेवर इज अ सेवर, वो हमेशा सेव ही करता रहेगा। उससे म्यूचुअल फंड की बात करोगे, म्यूचुअल फंड की बातें नहीं समझ में आएंगी उसको। उसे शेयर मार्केट की बातें समझ नहीं आएगा। वो हमेशा, एक आदमी जो गोल्ड खरीद रहा है वो गोल्ड ही खरीद रहा है, वो गोल्ड ही खरीद रहा है, गोल्ड ही खरीद रहा है, गोल्ड ही खरीद रहा है। वो 10 साल से गोल्ड ही खरीद रहा है। वो, उसको सेविंग की समझ नहीं आती, वो कहता है हम गोल्ड खरीदेंगे। एक आदमी जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, वो म्यूचुअल फंड में एक बार इन्वेस्ट करना चालू किया, वो करता ही रहेगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, फंड इन्वेस्टर। ये क्यों नहीं समझ में आता लोगों को? इतनी छोटी छोटी बातें अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करना चालू करें, मुझे बताना पड़ रहा है तुम लोगों को, और इतनी बार मैं बता चुका हूं, उसके बाद भी तुम लोग कुछ ऑब्जर्व नहीं करते हो। बैठे हुए सब थाली रखी हुई है, आके आप खाना लगा दो, हम खा लेंगे। ये क्या तरीका होता है? मेरा काम ये नहीं है कि आपकी थाली लगाऊं, क्योंकि कल अगर मैं मर गया तो आप तो वैसे ही रहोगे। तो अगर सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन करना जान जाए ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये पैटर्न्स काम करते हैं। तो ऐसे ही डुअलिटी पैटर्न है। तो अब आप कह रहे हो मेरी मदर जो है वो खत्म हो गई हैं, पर मदर का जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे वो आपने सारे एक्सपीरियंस कर लिए। खाना पीना, हग, मोहब्बत, सब कुछ, माँ का प्यार, माँ का आंचल।
तुमने अनुभव कर लिया, उसकी अनुभूति हो गई, पर अब माँ चली गई है तो उसकी तुम अनुभूति नहीं करना चाहते, उससे तुम एस्केपिज्म ढूंढ रहे हो। क्यों एस्केपिज्म चाहिए भाई तुम्हें? आप उनको ग्रीव क्यों नहीं कर रहे हो, मोर्न क्यों नहीं कर रहे हो? यू शुड ग्रीव योर मदर एज लॉन्ग एज इट रिक्वायर्स। व्हाई आर यू एस्केपिंग फ्रॉम दैट? व्हाई आर यू एस्केपिंग फ्रॉम अ ब्रेकअप? अभी मेरा एक दोस्त है, उसका ब्रेकअप हो गया रिसेंटली, 30 साल का है, अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ उसका 4 दिन पहले। मेरे 4 दिन पहले मुझे पता चला, ब्रेकअप तो 1 महीने से चल रहा है। अब वो भैया रोज रोए। अभी मेरा एक और दोस्त है, उसका कॉल है, कह रहा भाई वो रो रहा है, और फूट फूट के रो रहा है, फूट फूट के, इसकी कोई हद नहीं। अभी मैं कानपुर गया था, मैंने उसको समझाया था, तो मैं उसके अंदर यही ऑब्जर्व कर रहा था कि इसको किस चीज से समझ में आएगा। तो मैंने उसको बहुत कुछ ज्ञान पेला, तो उसको समझ नहीं आया। वो कह रहा है कि मुझे ये सब पता है ऑलरेडी, कि ये नहीं करना है, उससे बात नहीं करनी है, उसको ब्लॉक कर देना है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि वो मेरे से चढ़ गया। और वो, तो मैंने कहा ठीक है, तो अगर तुमको कोई भी ज्ञान तुम्हारे पर काम नहीं, तुम्हारा मन मेरे ज्ञान से या किसी के ज्ञान से काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है तुम्हारा मन, तो एक काम कर सकते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम वो करो जो तुम्हारा मन कर रहा है, अभी बुद्धि की मत सुनो। एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल स्पीकर हैं और मोटिवेशन है, संदीप माहेश्वरी। उन्होंने बहुत पहले एक दिन बात कही थी कि मन की ताकत के आगे, बुद्धि की ताकत मन की ताकत से बहुत ज्यादा बड़ी है। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एक सेशन था, उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि बुद्धि की जो ताकत है ना, वो मन से ज्यादा बड़ी है। ये सरासर गलत है। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, वो अपना उस समय ग्रो हो रहे थे। आज अगर आप मेरे से पूछो, मन की ताकत सबसे ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अगर बुद्धि ज्यादा डोमिनेंट होती इंसान में और कंट्रोल हो जाता तो आदमी आज बुद्धि से काम कर रहा होता। लेकिन 99.9% लोग जो हैं वो मन से चलते हैं। और अगर बुद्धि सच में संभाल रही है, संभाल पाएगी मन को, कंट्रोल कर लेगी बुद्धि मन को, तो मनुष्य नहीं होना चाहिए, बुद्धिष्य होना चाहिए था। इंसानों का जो नाम है वो मनुष्य क्यों पड़ा? मनुष्य, मन क्यों लगा हुआ है वहां पे? वो ये भी तो रख सकते थे, बुद्धस्यु या बुद्धिष्यु रख सकते थे। मनुष्य क्यों पड़ा? जानवरों से, यानी जो पशु पक्षी हैं, एक है पशु, एक है पक्षी, एक है पौधे और एक है मनुष्य, मन क्यों रखा गया? क्यों इतना ऋषि मुनि ने दिमाग लगाया? बुद्धिष्य क्यों नहीं? क्योंकि बुद्धि भी, भाई बुद्धि तो हमारे अंदर ज्यादा है, तो हमारा वो भी रख सकते थे, पर मन क्यों रखा गया? सोचा कभी किसी ने? जिस आदमी का मन नियंत्रित है ना, मन ठंडा हुआ पड़ा है, उस आदमी के ऊपर बुद्धि ऑटोमेटिकली डोमिनेंट हो जाती है। संदीप माहेश्वरी ने कंट्रोल योर माइंड में गलती क्या करी बोल के कि बुद्धि की ताकत सबसे ज्यादा बड़ी है मन की ताकत से। ऐसा नहीं है भाई। देखो, प्रॉब्लम यही तो हो गई। बाद में उन्होंने क्या कहा, आगे चलते चलते कहने लगे कि बीच में जब ये हाउ टू कंट्रोल योर माइंड आया, उसके 3-4 साल बोलने लगे कि अपनी समझ को सही कर लो, ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगा। जबकि ये सरासर गलत है। समझ से कुछ नहीं होता है। बहुतों को बहुत समझ में आता है, फिर भी वो अपने मन के इशारों पे चल रहे हैं। देखिए, मन एक टाइगर की तरह है, समझने की कोशिश करिए। मन एक बाघ की तरह है, कुत्ते की तरह नहीं, क्योंकि कुत्ता तो काटेगा नहीं आपको। टाइगर जो है वो आपको खा लेगा, कुत्ता खाएगा नहीं कभी। कैसे खाएगा सुनिए। जब तक तुम टाइगर को मांस खिला रहे हो, हड्डी फेंक रहे हो, तब तक टाइगर तुमसे प्यार करेगा। मतलब टाइगर जो बचपन से तुम्हारे साथ रहा है। लेकिन जैसे ही तुमने उसको 3-4 दिन भूखा रखा, 5वें दिन तो वो कंट्रोल कर लेगा। 6ठे दिन वो कहेगा भैया ये आदमी मेरे साथ कमरे में बंद है, इसी को खाना चालू कर दो। और वही आपके साथ मन कर रहा है। टाइगर का जो इंस्टिंक्ट है वो ज्यादा हावी है आपके प्यार से।
टाइगर का जो डीएनए है, टाइगर का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो ज्यादा ओवर पावरिंग है आपके प्यार से, जो कि आपने बचपन से पाला है उसको, टाइगर को। किसी भी टाइगर को आप पाल लो, कितना भी अच्छा टाइगर बना लो, कितना मोहब्बत करेगा, चाटेगा, जब तक भूखा नहीं तब तक चाट रहा है। और जैसे ही भूखा हुआ तो पहले तो कंट्रोल करेगा 1-2 दिन कि चलो ठीक है, इसको नहीं मारना, इसको नहीं मारना, फिर कहेगा इसी खा लो, खा लिया, खत्म। तो कहां गई बुद्धि? जिस आदमी का मन उसके वश में है, उस आदमी की बुद्धि ऑटोमेटिकली उसके वश में आ जाती है। बुद्धि से मन को नियंत्रित नहीं करना, ये तो गलती हो गई। कई लोगों ने सोचा, समझ लो, फिगर आउट कर लो, समझ लो। अच्छा, क्या समझ लो? लॉ ऑफ डुअलिटी समझ लो। और क्या समझ लो? भगवत गीता समझ लो। और क्या समझ लो? अष्टावक्र गीता समझ लो। दुनिया के सारे वेदांत पढ़ डालो। ये समझ जाओ कि मैं कौन हूं, ये समझ जाओ। जब तक तुम साधना नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम वही करते आ रहे हो जो करते आओगे। तुम्हारा जो बेसिक हैबिचुअल पैटर्न है वो बिना साधना के टूटेगा ही नहीं। ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं, ये सब आपकी बुद्धि के लिए है, मन को नियंत्रित करने के लिए नहीं है। ये जितनी भी बातें, लोगों को लगता है कि मेरी बातें सुन के मन कंट्रोल, मन नियंत्रित हो ही नहीं सकता। मन का नियंत्रण सिर्फ एक ही था, मन को हड्डी चाहिए, उसकी अपनी एक हड्डी है, वो हड्डी दे दो, खत्म। अब वो हड्डी क्या है सुनो, वो जो मांस का टुकड़ा है, मन को जब तक मिलता रहेगा तब तक मन आपके ऊपर हावी नहीं होगा। देखिए, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है, उसके अंदर जो मेमोरी स्टोरेज है वो घनत्व होता जाता है, यानी मेमोरी बढ़ती जाती है उसकी। उसके अलावा वो सुबह एक हैबिचुअल पैटर्न में घूम रहा होता है। जब वो नया नया होता है तो हर चीज नई नहीं होती। 21-22 साल की उम्र में सब कुछ नया नया होता है। कॉलेज में गए, वहां नया, वहां पे सब कुछ नया नया। इसीलिए बैचलर्स में आदमी ज्यादा कॉलेज एंजॉय करता है रादर देन मास्टर्स में, क्योंकि मास्टर्स में ऑलरेडी वो कॉलेज देख चुका है, उतना मजा नहीं आ रहा होता। तो क्या होता है कि आदमी जब नया नया होता है तो आदमी कहता है सबको नया नया, मेमोरी अभी रिकॉर्ड हो रही है। जब आदमी 28-30 तक पहुंचा, 27, 28, 29, 30, यहां पे मेमोरी घनत्व यानी जो कर्मा है वो बढ़ने लगता है। अब क्या होता है, आदमी फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, जॉब कर रहा होता है, उससे एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है कि उसको ऐसी जॉब करनी पड़ रही है कि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। प्लस साथ ही साथ मेमोरी बहुत ज्यादा बन रही है, क्योंकि 30 साल के हो गए हो आप, 25-30 साल के हो गए हो, अब मेमोरी ज्यादा बन रही है, वो एक अलग फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है। तो अब मन जो है आपका और रेस्टलेस और ओवर थिंकिंग में, और मन जो है वो परेशान हो जाता है और ज्यादा। अब प्रॉब्लम क्या है दुनिया के साथ, लोग मन से काम करते हैं, ये संदीप महेश्वरी का डायलॉग है, पर मन पे काम नहीं करते। लोग मन से काम करते हैं पर मन पे काम नहीं करते। बड़ा अच्छा डायलॉग है। मन पे कभी काम ही नहीं किया आज तक, मन से काम कर रहे हैं। सर्विसिंग, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है, हर चीज की सर्विसिंग होती है, एसी की सर्विसिंग होती है। आप सोचो इतना खतरनाक इंस्ट्रूमेंट आपका, उसकी सर्विसिंग नहीं होगी। तो सर्विसिंग का मतलब ये नहीं है कि कुछ नया नहीं पता है तो नया जान लें, कि अष्टावक्र गीता में लिखा है अच्छा ब्लैक होल में कॉन्शियसनेस होती है, ओके लेट से, ऐसा लिखा तो नहीं हुआ है, अच्छा मजा आ गया सुन के। अच्छा लॉ ऑफ डुअलिटी भी कुछ होता है, अच्छा लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट भी कुछ होता है, अच्छा लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट भी कुछ होता है। ओहो वाह, पार्थ सिंह ने तो नया कुछ ले आया जिंदगी में, मजा आ रहा है। कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी बर्बाद है, कुछ नहीं होने वाला जब तक मन काबू में नहीं है। अब मन काबू बुद्धि से होता नहीं और नॉलेज से होता नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक जो किया संदीप महेश्वरी ने, वो शुरू में यही किया, बाद में तो उनको अब समझ में आ गया है। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, जब 2018 में ये बोल रहे थे कि अपने इंटेलेक्ट को सही कर लो, अपने आप अपनी समझ को सही कर लो, अपने आप समझ में आ जाए। समझ सही है, मतलब मुझे पता है कि समोसा नहीं खाना है, लेकिन फिर भी समोसा ऑटोमेटिकली मैं खा रहा हूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं समोसे से जो प्लेजर आएगा वो मैं चाहता हूं। नंबर 1, पिज्जा खा रहा हूं तो उससे प्लेजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, तो मेरा शरीर जो है वो एक्सरसाइज मोड में नहीं है। अब जब शरीर एक्सरसाइज मोड में नहीं होता है तो मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, उसकी वजह से जंक भी जाता है आदमी।
एक और रीजन और भी है जंक में जाने का कि आदमी खुश नहीं है। तो मन खुश नहीं है आपका, और आप सोचते हो मन को हम नॉलेज से खुश कर देंगे। ऐसा नहीं होता। मन की हड्डी सिर्फ और सिर्फ वो परम तत्व है। उस परम तत्व को जो आप सुनते हो या कोई भी किसी भी तरीके की साधना करते हो, तो अंदर एलिक्सर रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से। वो पीनियल ग्लैंड से एलिक्सर अगर रिलीज हो रहा है और मन गीला है आपका, तब तक ठीक है। जैसे ही मन सूखने लगा, यानी जो लिटरली जो रस है, एक्चुअली होता क्या है, देखो, जब आप पीनियल ग्लैंड का यानी जो साधना करते हो तो पीनियल ग्लैंड सिक्रीट होता है। अब वो सिक्रीशन जब होता है तो उससे रस निकलता है नीचे की तरफ। वो जब रस नीचे आता है तो वो CSF में कन्वर्ट हो जाता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ये लोगों को नहीं पता है। कृष्णमूर्ति ने भी ब्लंडर कर दिया। वो बुद्धि से समझाते रहे। अरे बुद्धि से तब समझोगे ना जब मन कंट्रोल में आएगा। पहले तो ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है कि आप बुद्धि से ये बता दो कि हाँ भाई ये चीजें होती हैं, कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अटेंशन, ओके, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज माइंड, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंगर, यू अंडरस्टैंड दैट ओके देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉलेज, एक थ्योरेटिकल नॉलेज, एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक अंदर से नॉलेज मिलती है। दैट्स इट, द नॉलेज विच यू आर सीइंग इन द माइंड। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? मन नियंत्रित हो जाएगा। नॉलेज से मन नियंत्रित हो जाएगा। नॉलेज से कभी भी मन नियंत्रित नहीं हो सकता दोस्तों। अभी आप मेरे को सुन रहे हो, कुछ चेंजेस आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन 3-4%, 5%। अगर आप मेजर चेंज चाहते हो, इनफैक्ट अगर आप मन को शांत कर देते हो ना, तो राग विराग खत्म हो जाता है आपकी जिंदगी से। यह भी बड़ी अच्छी चीज है। मन जितना ज्यादा उत्तेजित होता है, जितना ज्यादा रेस्टलेस होता है, उतना ही ज्यादा राग विराग बढ़ता है आपकी जिंदगी में। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। और बहुत भयंकर राग विराग। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं सिंगर्स के साथ उठता बैठता हूं, तो एक सिंगर है, मोहतरमा है, उनका नाम तो नहीं लूंगा मैं, नाम लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बाद में बोलेंगे कि तुम बिल्कुल मामूर को क्या। और सही बात है, वो सिर्फ श्रेया घोषाल के गाने गाती है, उनको सिर्फ श्रेया घोषाल पसंद है। मैंने कहा अच्छा चलो इनका अलका याग्निक, नहीं अलका याग्निक नहीं, पूरे टाइम श्रेया घोषाल, श्रेया घोषाल, श्रेया घोषाल, श्रेया घोषाल। मैंने कहा क्या हो गया? मतलब आपके अंदर इतनी औकात नहीं है कि आप किसी और के गाने तक सुन सको? आप तो सिंगर हो। मतलब चलो एटलीस्ट म्यूजिक में तो राग विराग मत लाओ, लेकिन म्यूजिक के अंदर म्यूजिक ही पसंद, मुझे म्यूजिक पसंद है और कुछ नहीं पसंद है, चलो ठीक है माना। अब म्यूजिक में भी मुझे ये पसंद है, वो भी रोमांटिक ही गाने गाने, उसमें भी श्रेया घोषाल के रोमांटिक गाने। मैंने कहा श्रेया घोषाल का सैड गाना तो सैड गाना नहीं सुनाना, मुझे रोमांटिक गाने पसंद है भैया। तो इतना जब आप चॉइस में आ गए हो, इतना चुनाव अगर आप कर रहे हो, तो आपकी जिंदगी में क्या खाक चेंज आने वाला है? यही तो हो रहा है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। इसको राग विराग बोलते हैं। ये राग है, ये विराग है। ये आकर्षित करता है, ये मुझे विकर्षित करता है। ये आकर्षित करता है, ये विकर्षित करता है। ये आकर्षित करता है, विकर्षित कर, बस यही चक्कर है। इसकी तरफ आसक्ति है, इसकी तरफ अनासक्ति है, इसकी तरफ आसक्ति, इसकी तरफ, यही चल रहा है। और क्या चल रहा है? और क्या चल रहा है आपकी जिंदगी, मुझे बताइए। और कुछ चल रहा है राग विराग के अलावा? कुछ नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा पता है? क्योंकि आप नॉलेज से माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये एलिक्सर रिलीज हो गया, जो साधना में होता है, धीरे धीरे आपको बस कुछ नहीं करना है। सो रोज 3 चीजें याद रखिए। मैं कभी विवेक बिंद्रा का एक वो देख रहा था, तो मैं हर जगह से सीखता रहता हूं। साधना नंबर 1, नंबर 2 स्वास्थ्य, नंबर 3 सेवा। साधना, स्वास्थ्य, सेवा। सेवा मतलब आपका जो कर्म है, जो भी आप कर रहे हो, सिंगिंग वगैरह करते हो तो सिंगिंग है,
IAS IPS, जो IAS IPS व्हाटएवर जो भी है, साधना और स्वास्थ्य सेवा, इन दोनों पे अगर काम दो। अब साधन क्या है कि साधन का मतलब ही ये होता है कि एक मीडियम। अगर आप बुद्धि से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना तो बहुत बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो टाइगर पहले शांत करो, टाइगर को हड्डी दो, और तब तक हड्डी तब तक चलेगी जब तक आपका वो हड्डी खत्म नहीं होती। ये भी ध्यान रखना कि आज आपने मेडिटेशन किया, आपने कहा हाँ बड़ा मजा आ रहा है, वाह, फिर आपने कहा कि एक हफ्ते नहीं करेंगे, तो फिर वही हड्डी खत्म हो जाएगी उसकी। तो साधना आपको आजीवन करनी है। उससे क्या होता है कि क्रोध आपका नियंत्रण में हो जाता है। लोग क्रोध भी बुद्धि से नियंत्रित करते हैं। तो ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना कि मदर इनकी डेथ हो गई और ये विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड, इवन इफ यू आस्क मी दैट हाउ शुड आई कोप अप विद दैट, यू कैन नॉट कोप अप विद दिस। सॉरी, एक आग का दरिया डूब के जाना है, जाना ही है, डूब के जाना है। मतलब डूब के मतलब बहुत ज्यादा दर्द है। या तो प्यार मत करो, आपके पास दो चॉइस है, या तो प्यार मत करो अपनी मां से, अपने बॉयफ्रेंड से, अपनी गर्लफ्रेंड से, दोस्तों से, और अगर प्यार कर रहे हो तो उसके लिए तैयार रहो कि कभी मुझे छोड़ के जा सकता है, उस वक्त मेरे को सफरिंग होगी, और उसको एक्सेप्ट करके चलो। लोग सोचते हैं कि हाँ मजा आने वाला है, ये तो कभी छोड़ेगा ही नहीं। अरे कभी भी कुछ भी कैसे भी जुदा किया जा सकता है आपको, डेथ से, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज की वजह से, ब्रेकअप हो गया, तो तैयार हो तुम? नहीं तैयार हो। तुमको एक ऐसा पार्टनर चाहिए तो तुम्हें कभी छोड़े ना, ऐसा नहीं होता है। तो हो सकता है कि ना छोड़े, उसके बाद भी कुछ अलग तरीके की सफरिंग होती है, पर अभी उस पर कंटेक्चुअल हो जाएगा, थोड़ा सा अलग कंटेक्स्ट हो जाएगा, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। उसके बाद भी सफरिंग होती, नहीं भी छोड़ता तो उस सफरिंग के बारे में किसी को पता है? नहीं पता। तो माइंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने से यह पता चल जाता है कि आगे क्या आने वाला है, उसके बाद एक्सेप्टेंस आ जाती है। एक्सक्यूज मी। देखिए, फिर से एक बार इसको सिंप्लीफाई करूंगा। आपकी मदर के भी 2 महीने पहले डेथ हुई है, आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रगल चल रहा है कि मुझे इससे बाहर आना है और मैं नहीं आ पा रही हूं, और बहुत वो परेशान कर रहा है आपको, वो दुख। तो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? अभी रिसेंटली मैं यहां दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो मैं बाइक से जाता हूं, कड़ी धूप रहती है। अब अभी मेरी इतनी औकात तो हुई नहीं कि मैं अच्छी कार ले लूं, तो अभी बाइक से ही जाता हूं। तो इनफैक्ट कार से भी अगर जाओगे तो भी ये झेलना ही पड़ेगा। तो बाइक से अगर आप जा रहे हो तो आप देखोगे ध्यान से कि आपके अंदर ट्रैफिक सामने है, और आपके अंदर एक, सबके अंदर जितने भी हैं, आप खुद के अंदर भी देखोगे, आसपास लोग के अंदर देखोगे कि जल्दी जल्दी निकलना चाहते हैं ट्रैफिक से, कि ये सामने से ट्रैफिक खत्म हो और पूरी रोड खाली हो जाए, और उसके बाद हम जल्दी से घर पहुंच जाएं। और जल्दी से तुम घर पहुंच के करोगे क्या वो भी नहीं पता, पर पहुंचना है जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी हो रखा है। कोई आदमी इतनी तेज चल रहा होता है, लड़ा देता है यहाँ का, इसी वजह से टक्कर होती है, एक्सीडेंट होता है। अब इसका उपचार क्या है? जब मैं ट्रैफिक में होता हूं और मेरा माइंड बहुत रेस्टलेस हो रहा होता है, अरे यार ये ट्रैफिक लग गया फिर से, तो मैं क्या करता हूं कि सीधा जाके एक्सेप्ट कर लेता हूं कि हाँ मैं ये इतना सारा ट्रैफिक है, ऐसे ही रहेगा, और आई एक्सेप्ट इट। उसके बाद एकदम से क्या होता है, मेरे अंदर चेंजेस आने लगते हैं। फिर मैं धीरे धीरे चलता हूं। मैंने कहा हाँ अब ऐसे ही रहने वाला, अब मैं जो सोच रहा हूं वो नहीं रहेगा। एक्चुअली ट्रैफिक में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है, आपके अंदर। आप उसको स्वीकृति क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका ब्रेकअप हो गया, स्वीकृति करो ना। एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो कि हाँ वो मुझे छोड़ के जा चुकी है, अब मुझे इसी के साथ रहना है। आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है? वो वापस आ जाए। आप अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हो। जो हो रहा है वो आपको पसंद नहीं है, जो नहीं हो रहा होगा वो आपको चाहिए। तो मम्मी चली गई, पापा चले गए,
दर्द हो रहा सर, दर्द हो रहा, दर्द तो होगा ही होगा। कब तक होगा सर ऐसे? कब तक स्वीकृति करते रहे? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने? जब तक वो ग्रीफ खत्म नहीं होता तब तक ग्रीफ करते रहो। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझे इसी दर्द के साथ रहना है कुछ टाइम तक, हमेशा नहीं रहेगा वो, कुछ टाइम तक। स्ट्रगल क्रिएट इसीलिए हो रही है, अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, फ्रस्ट्रेशन है, वो इसी वजह से क्रिएट होता है क्योंकि तुम चाहते हो कुछ और, होता कुछ और है। एक्सेप्ट करो, जेल चले गए हो, 10 साल तक जेल में रहने वाले हो। इनफैक्ट आपको एक और अच्छी बात बताता हूं कि एक आदमी जेल गया, उसको बिल्कुल जेल नहीं जाना था, जेल चला गया। शुरू के दिन जब वो गया तो बहुत परेशान हुआ। धीरे धीरे 6-7-8 महीने बाद फिर से उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया और 2 साल बाद उसने उस जेल में अपनत्व महसूस करना चालू कर दिया कि उसके सारे जेल में जो कैदी थे वो दोस्त बन गए और एक रस आने लगा जिंदगी में। एक वैसी मतलब एक अनकंफर्टेबल लाइफस्टाइल थी पर बॉडी और माइंड उसके हिसाब से एडजस्ट हो गए। तो बॉडी माइंड तो एडजस्ट हो जाते हैं लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो वही चीज़ वो 8 महीने में एक्सेप्ट वैसे भी उसने करी, लेकिन अगर आप पहले ही महीने एक्सेप्ट कर लेते कि अब तो भैया 10 साल की जेल है ही है, तो आपको उसका दर्द नहीं होता। तो एक्सेप्टेंस तो होगी ही होगी, चाहे अभी नहीं हो तो कल हो, एक्सेप्टेंस अपने आप हो जाती है। जो एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि मेरी मम्मी चली गई 2 महीने पहले, उसको भी एक्सेप्टेंस आ जाएगी, लेकिन 4-5-8-10 महीने बाद आएगी। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अभी एक्सेप्ट कर लो, वैसे भी आनी है। एक्सेप्ट करो, जो है उसको एक्सेप्ट करो। लाइफ जो है, जो लाइफ आपको दे रही है वो एक्सेप्ट करो। एक आदमी का हाथ कट गया, सफरिंग इस वजह से नहीं हो रही थी कि हाथ कट गया, हाथ कट गया, सूचर्स लग गए, ऑपरेशन हो गया, सही हो गया, घर आ गए। अब घर आगे लेटे हुए हाथ कट गया, तो हाथ कट गया तो कट गया। 6 महीने 7 महीने आपको क्यों रोना है? 2 महीने में आप एक्सेप्ट कर लो उसको कि हाथ कट चुका है, अब यही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। आपका प्रॉब्लम फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। देखिए, हाथ कट गया तो बॉडी एक्सेप्ट करेगी 10 दिन में, डेट से कि हाँ, बॉडी को पता चल जाएगा हाथ ये वाला अंग नहीं है, अब खत्म हो गया है। एक फैंटम लिम्ब सेंसेशन करके होती है, वो भी आती है, वो भी चली जाएगी बाद में। फैंटम लिम्ब सेंसेशन का मतलब होता है कि आप रात में सो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आपका हाथ वहां पे ऑलरेडी है, इसको बोलते हैं फैंटम लिम्ब सेंसेशन। बड़ी खतरनाक सेंसेशन होती है क्योंकि माइंड जो है अभी अडाप्ट नहीं किया है सही से। तो माइंड को लगता है, जो माइंड का हेमिस्फीयर है उसको लगता है कि यार अभी भी वो मौजूद है हिस्सा। तो रात में ऐसा लगता है कि हाँ हाथ कटा हुआ है लेकिन है अभी। धीरे धीरे वो फैंटम लिम्ब सेंसेशन जो है डिटोरिएट हो जाती है। तो बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन आप नहीं करते कि मेरा हाथ कट गया है। अब आप यहां दिमाग लगाओ कि अब ये हाथ कटा है, अब यहां पे दिमाग लगाओ कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। एक हाथ कट चुका है मेरा, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, इस हाथ से कैसे काम करूं, आगे कैसे इसमें अब करूं। क्या मैं अपने अपीयरेंस को अच्छा कर सकता हूं? प्रोस्थेटिक लगवा लो। अगर आप प्रोस्थेटिक लगवा लोगे तो आपका हाथ जो है वो कटा हुआ नहीं दिखेगा, भले प्लास्टिक का हाथ होगा, लेकिन तो सारा का सारा जो मामला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस का है और कुछ नहीं है। बिना एक्सेप्टेंस के कुछ नहीं। दूसरी चीज, नेचर के हिसाब से आपको माँ की जो ज़रूरत होती है वो सिर्फ 18 साल तक रहती है, 18 से 21 साल तक। तब तो आपको आपके पेरेंट्स चाहिए। इनफैक्ट 18 भी ज़्यादा बोल लो, 15-14 समझ लो।
उसके बाद आपको अपनी लाइफ में एक दूसरे फेज में एंटर करना है। आप चिपक के बैठे हुए हो, लल्ला लल्ला लोरी सुन रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इतना ज्यादा यहां पे वेस्ट में, ईस्ट में इतना ज्यादा जो है, स्पेशली हमारे कंट्री में मम्मी पापा करा जाता है कि बचपन जब तक मरता नहीं है मां बाप तब तक चिपके हुए हैं। अरे भाई, आपके लाइफ का गोल क्या है पहले ये समझो। क्या ये करने के लिए पैदा हुए हो? ये तो जानवर योनि में भी कर रहे थे। इनफैक्ट जानवर भी आगे बढ़ जाता है। अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, बच्चा पैदा हुआ, टाइगर का बच्चा, टाइगर का बच्चा पैदा हो गया और जैसे वो बड़ा हुआ मां उसको छोड़ देती है। और एक पंछी है वो तो अपने बच्चों को लात मार देता है। तो बच्चा अगर उड़ गया तो उड़ गया, नहीं तो नीचे गिर गया तो मर गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो भाई ये क्या आप लोगों की टेक्निक है? 22 24 साल के घोड़े जैसे हो गए हो और मम्मा मम्मा पापा पापा कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको छोड़ दो, मैं कह रहा हूं अपनी लाइफ में दूसरे फेज में कब आओगे तुम? वो दूसरा फेज क्या है? सेल्फ एवोल्यूशन का फेज। कि एक तो आपका इधर साइड बाय साइड आपका जॉब का काम चल रहा है और आप थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाओ। घर पे रहोगे तो अटैचमेंट रहेगा। तो 21 22 23 साल के हो गए, थोड़ा डिस्टेंट हो जाओ। मैं मानता हूं कई लोग दिल्ली में रहते हैं, यहां रहते हैं, तो वो अपनी जॉब भी करते हैं, ठीक है। मतलब एक मैं डिस्टेंस, मतलब फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मेंटल डिस्टेंस में आ जाओ। जो दूसरा फेज होता है वो है लड़की का फेज या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का फेज। ये फेज 60 साल की उम्र तक लोगों का खत्म नहीं होता, जब तक मरते नहीं है। अभी भी लोगों को लड़की में रस दिख रहा है। 80 साल के हो गए हैं, शुरू में मम्मी पापा के साथ था, फिर लौंडिया पे आ गया और वो लौंडिया बदलती रहती है 80 70 90 साल तक। तो वो जो स्त्री है, वो स्त्री से ही आदमी बाहर नहीं आ पा रहा। 30 साल के घोड़े जैसे हो गए, प्यार कर रहे हैं बैठ के। उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। अरे कितने बार छोड़े जाओगे भाई? कितनी बार छोड़े जाओगे? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अरे चलो 35 साल 40 साल, तुमको साला अभी तक इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हो तुम। शादी कर लिया 28 30 साल में, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो। तुम कब इन सब चीजों से बाहर आओगे? ये भी एक फेज होता है लाइफ में। इस फेज से भी लोग, ये फेज चलता है 30 तक। 30 साल के बाद अगर आप बाहर नहीं आ पाए लड़कियों से, स्त्रियों से या औरतों पुरुषों से, तो आप भैया, आपके जीवन में अभी भी आप जानवर योनि पे हो। फिर जो तीसरा फेज आता है, वह फेज आता है ये जानने का कि अब सब मैंने करके देख लिया, अब मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं। दूसरे फेज में लड़की और आपका काम, ये दोनों काम होगा। एक है आपका पैशन और एक है आपका लड़की। और तीसरा फेज जो आएगा वो है कौन। ये 30 के बाद आ जाना चाहिए मैक्सिमम। पहले आ जाए तो और अच्छा है। मेरा तो 23 में आ गया, 23 में आ गया था, क्योंकि उससे पहले मेरे 2 रिलेशनशिप थे। मैं समझ चुका था कि भैया ये चक्कर पल रहा है भयंकर। तो साधना और समर्पण कहां में? परम ज्ञान में हो जाना चाहिए। इनफैक्ट 23 तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं। पुराने जमाने में 12 साल तक आत्मज्ञान हो जाता था, उसके बाद जीवन आगे कंटिन्यू होता था, प्रारंभ होता था। लेकिन आज क्या है, 60-70 साल तक हो गया। अरे 60-70 साल में तुम चल ही नहीं पा रहे हो। तुमको यही नहीं समझ में आ रहा कि जैसे बोलते, हाँ भैया क्या क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही। यही तुम्हारा कान ही नहीं काम कर रहे हैं। तुम्हारा अटेंशन स्पैन बिल्कुल 0 हो चुका है। तो उस वक्त क्या समझोगे तुम? जब शरीर आपका अच्छा है, बलवान है, तब आपको ये सब समझना है।
या फिर जब आपका शरीर काम ही नहीं कर रहा तब समझना है। नहीं नहीं, हम वृद्ध अवस्था में स्पिरिचुअलिटी करेंगे, वो कभी नहीं करने वाला। वृद्ध तो और साला पागल है। जो वृद्ध है वो एक्चुअली में वृद्ध नहीं है। वृद्ध मतलब ग्रोथ होता है, और ये ग्रोथ मतलब ये नहीं होता कि फिजिकल ग्रोथ। वृद्ध लोग तो और पगलाए हुए हैं। मेरे नाना है, अब मैं अपने नाना को ही बोल सकता हूं, क्योंकि आपके नाना को बोलूंगा तो आप बुरा मान जाओगे। आज वो 89 ईयर्स के हो गए, 89 ईयर्स के हो चुके हैं। अभी मैं रिसेंटली कानपुर गया था, उनसे मिला, बैठा। मैंने कहा आपका गोल क्या है लाइफ में, क्योंकि मैं उनके साथ मिलकर बहुत मौज काटता हूँ। बड़े खतरनाक आदमी हो। तो पहले तो मैंने पूछा उनसे अनंत ध्वनि के बारे में। मैंने कहा आज इनसे पूछता हूँ, भूल गया। मैंने कहा ये बताइए, आपने एक बार बहुत पहले मेरे को अनंत ध्वनि के बारे में बताया था। कहते हैं हाँ बताया था। जब मैंने एक्चुअली संदीप जी से सुना था, उसी के कुछ अंतराल में, 6 महीने के अंतराल में, मैंने 2016-17 में, क्योंकि मेरे नाना बचपन से ध्यान करते आए हैं और हमें बोलते आए हैं ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। हम तो बचपन में नहीं करते थे, तो मैंने कहा ये ध्यान तो ये करते हैं हमारे घर में, तो कहीं ना कहीं वहीं से आया है मेरे अंदर ये। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नाना ये बताइए कि आपको कुछ ऐसा ध्वनि आती है? तो बोलते हैं हाँ मैं रोज 3 बजे सुनता हूँ, 3 से 4 बजे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा अभी रिसेंटली दोबारा। मैंने कहा ये अनंत ध्वनि आप तो बता रहे थे 6 साल पहले, ये आपने कब से सुनना चालू किया अनंत ध्वनि के बारे में? तो बोल रहे 2001 से मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा आपको पता कहाँ से चला? कहते हैं एक है उनसे पता चला था। पता नहीं कुछ बताया उन्हें, पता चला कहाँ से पता। मैंने कहा उससे पहले कौन सा कर रहे थे आप? कहते मैं उससे पहले और भी ध्यान कर रहा था। पर मैंने कहा तो आप विपासना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कहते विपासना सबसे अच्छा ध्यान है। तो मतलब उनका उतना है नहीं। बट मैंने कहा अनंत ध्वनि आप रोज सुनते हैं? कहते हैं हाँ मैं रोज सुनता हूँ। पता नहीं झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो ऑल दो सुबह उठते हैं, योगा तो उनका रोज का है। मतलब अभी उनको 2 साल पहले कोरोना हो गया था, तो उनका पेपर में भी नाम वाम आया कि ही फॉट कोरोना बिकॉज ऑफ योगा। योगा की शक्ति लिख के आता, योगा शक्ति से कोरोना जीता। तो पिछले 35 साल से वो आदमी योगा कर रहा है, और पिछले कितना साल हो गए, ऑलमोस्ट 9, 10, 20, 22 साल से ही इज डूइंग अनंत ध्वनि। उसके बाद भी आज वो जब बैठते हैं मेरे साथ, तो कहते हैं तुम्हारी शादी करानी है, तुम्हारे छोटे भाई की शादी करानी है, फिर एक और छोटा भाई है मेरे कजिन में, उसकी शादी करानी। तो मैंने कहा एक बात बताओ यार, आप किसकी किसकी शादी करा के मरोगे? मतलब आप छोड़ते क्यों नहीं कुछ? तो उनके साथ कुछ ऐसी आदतें हैं जो मुझे उनकी आदतें पसंद नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी गाना गा रहा है तो किसी को गाना नहीं गाने देते हो, वो सिर्फ पूरे टाइम अपना ही गाना सुनाते रहते हैं। इतना ज्यादा वो व्याकुल हैं गाना, उनको कभी गाने गाने का मौका मिला लेकिन बहुत कम, मतलब बहुत गाना गाया उन्होंने, पर वो कीड़ा निकलता ही नहीं उनके अंदर से। तो जैसे अभी मैं गया था तो मेरा उन्होंने सुना ही नहीं। सोचो मैं कब गया, 2 साल बाद शायद, 1 साल बाद मैं पिछले दिवाली में गया था। तो मैं बैठा, मैंने कहा कि हारमोनियम निकाल दो थोड़ा बहुत, मैं कह रहा मैं सुना रहा हूं। तो मेरे दोस्त बैठे हुए थे और भैया वो चालू हो गए, 2 घंटे वो गाना गाते रहे, जब तक मेरे दोस्त उठ के चले नहीं गए, और फिर लास्ट में मैं भी उठ के चला गया। एक बार भी उन्होंने नहीं बोला पार तुमने क्या सीखा, गाना सुनाओ, ये करो, कुछ कोई मतलब नहीं। उनका अपना ही अलग है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, और संगीतकारों में ज्यादातर यही होता है, हमारा सुनो हम नहीं सुनेंगे। तो मैंने भी नहीं सुनाया। मैंने कहा मैं क्यों सुनाऊं भाई, मैं बोर हो चुका हूं ऑलरेडी गा के। तो फिर कहते तुम्हारी शादी करानी, उनकी शादी करानी, उनकी शादी करानी, उनकी शादी करानी, उनकी। मैंने कहा एक बात बताओ, आपने मैरिज ब्यूरो खोल रखा है क्या? मैंने कहा आपने खुद ने शादी नहीं, आपने खुद की जो नानी है उनकी चिकन पॉक्स से डेथ हो गई थी, आपने खुद ने शादी करी नहीं, तो क्या आप अपनी वासना निकाल रहे हो हम लोगों की शादी करा के? तो मेरी उनकी बहुत बहस होती। मैं उनके साथ बैठता हूँ, वो भी बहुत बहस करते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। मैंने कहा मुझे सब पता है। तो मैं उनके साथ बहुत बहस करता रहता पूरे टाइम बैठ के, कुछ ना कुछ मैं उनको इंटाइस करता रहता, प्रोवोक करता रहता हूँ हमेशा।
तो मैंने कहा यार आप 90 साल के हो गए हो, अब तो छोड़ो, भजन गाओ, गुरु का नाम लो, कुछ तो मतलब इसको खत्म क्यों नहीं करते? तो बोल रहे हैं तुम मेरे को मत सिखाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, इनफैक्ट मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। तो उनका वो है थोड़ा सा, उनका सेल्फ बहुत ज्यादा वो है, सेल्फ इन्वॉल्व, और थोड़ा बहुत एरोगेंस भी है उनके अंदर। तो योगा और मेडिटेशन करने से सिर्फ नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग भी होनी चाहिए, तब आप फिगर आउट कर पाओगे, तब आप निकल पाओगे डिजायर से अपने। तो लास्ट तक ही अगर आपका डिजायर ही आपको चूसे जा रहा है तो आप क्या जी रहे हो? तो तीसरा फेज जो होता है वो होता है ये समझना कि मैं कौन हूं, और चौथा फेज आता है धीरे धीरे डिजायर से रिपल्शन होने लगेगा आपका। और ये होना जरूरी भी है कि जब मैं चाहूं तब मैं डिजायर को पकड़ूं, जब मैं चाहूं लास्ट में छोड़ दूं। मेरे अंदर ये ना हो कि मुझे अब ये करना, मुझे वो करना, मुझे ये करना, मुझे वो करना। कोई चीज वासे ना अंदर, बसे ना अंदर, तो वो चीज चौथा फेज होती है। तो ये जब चौथा फेज आता है आपका, तो आप कहोगे हाँ यार ये धीरे धीरे आता है। और ये सब मेरे फेजेस जल्दी जल्दी आए हैं, इसीलिए मैं ना अर्ली 20s और जो लेट 20s और अर्ली 20s में मैं चला गया स्पिरिचुअलिटी में, और लेट 20s में मैंने चीजें फिगर आउट करी। इसी वजह से आज जो है फाइनेंशियली मेरी इतनी ग्रोथ नहीं हुई है देखा जाए तो, क्योंकि मेरा उल्टा हो गया मामला सारा। मैंने पहले इस पे फोकस ज्यादा कर दिया, तो इसकी वजह से उस पे जो फोकस है वो अभी भी है, बट उतना जितना होना चाहिए कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं। तो अभी मोक्ष नहीं प्राप्त है मुझे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस नहीं प्राप्त है, और उसके चक्कर में मैं अपनी सारी एनर्जी अभी वहां भी लगा रहा हूं। स्पिरिचुअलिटी को चाहूं तो मोनेटाइज कर सकता हूं, लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी मोनेटाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को मोनेटाइज करने का मतलब ये हो गया कि अभी मैं उसमें भी शायद स्ट्रगल कर सकता हूं, इसलिए मैं स्पिरिचुअलिटी मोनेटाइज नहीं कर रहा हूं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मोनेटाइज करने का मतलब हो गया कि मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और आपके हिसाब, तो वो चीज बहुत इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है उसमें। मैं खुल के नहीं बात कर सकता, मुझे बायस्ड होकर बात करनी पड़ेगी कि देखो ये इतने लोग हैं, इतने लोग के रिजल्ट्स आए हैं। अब वो कितने लोग हैं? 90 लोग के रिजल्ट, मान लो 100 लोग मेरे साथ आए, 100 लोगों में 10 लोग के रिजल्ट आए, 90 लोग के मैंने दिखाया नहीं आपको, तो कहीं ना कहीं इसमें हल्का सा मार्केटिंग वाला अगर माइंड आ गया ना, तो थोड़ा सा इश्यू तो होते ही है। तो इससे अच्छा मैं कोई और भी दूसरी स्किल्स है उसको मोनेटाइज करूं, है ना, उसको उसमें काम करूं, और बिजनेस कॉन्सेप्ट तो सारे सब सेम ही है। तो चक्कर सारा का सारा ये है कि मेरे साथ यही हुआ कि शुरू में अर्ली 20s लेट 20s में स्पिरिचुअलिटी में, जो कि मेरा डिसीजन भी सही था, क्योंकि आज मेरे साथ माइनस द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए तो, अगर मैं फाइनेंस साइड रख दूं अभी, क्योंकि फाइनेंस को आप पहाड़ तोड़ रहे हो, एक ऐसा पहाड़ है जो बहुत बड़ा है और पहाड़ तोड़ने में टाइम लगता है। किसी भी स्किल को अगर आपको जीतना है ना, तो एटलीस्ट आपको उसमें 4 से 5 साल 6 साल देने पड़ेंगे। कई लोग शेयर मार्केट चालू कर देते हैं। मैंने कहा आपका एक्सपीरियंस कितना है? कहते हैं 0। मैंने कहा होगा ही नहीं। मैंने कहा पहले तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आएगा 6-7 महीने, 6-7 साल बाद, तब जाके आप शेयर मार्केट में एक अच्छे पोजीशन। ये नहीं किसी से कुछ सुन लिया कि अच्छा ये अच्छा है वो होता है, उससे नहीं समझ में आता। इसीलिए एक फील्ड चुनो, समझ वाली जरूरी फील्ड जो होनी चाहिए, और उसी में 6-7 साल अपने लगाओ, उसके बाद वो सही हो जाता है। तो माइनस द इंडिपेंडेंस, माइनस द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब लोग मेरे से पूछते हैं आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन मैं प्रॉब्लम को ना सर पे चढ़ाता नहीं हूं, अपने जूते की नोक पे रखता हूं। प्रॉब्लम तो कभी खत्म नहीं होती, पर मैं प्रॉब्लम को ऐसे नहीं सोचता ये प्रॉब्लम है, मैं उसको सोचता ही नहीं उसके बारे में। मतलब मेरा माइंड उससे ऑक्यूपाइड नहीं रहता है। लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है पर उसका माइंड ऑक्यूपाइड रहता है उसके साथ। मतलब माइनस द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कोई छोड़ के चला जाए चाहे कोई ना जाए। क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसी चीज है जो अगर नहीं होती तो बार बार आपको वो ऑटोमेटिकली माइंड ऑक्यूपाई करेगी। जैसे आपने किसी से 20 करोड़ रुपए ले रखे हैं किसी आदमी से, अब आप कहोगे कि यार
मैं भूल जाऊं, कैसे भूलोगे बताओ? लेकिन किसी का ब्रेकअप हो रखा है या कुछ हो रखा है तो वो आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपको सत्य पता है, बड़ा सत्य पता है तो। लेकिन अगर आपको बड़ा सत्य पता है, यानी मैं कौन हूं ये पता है, पर अगर आपका कर्जा चढ़ा हुआ 10-12 लाख का या 50 करोड़ का या 20 करोड़ का जो आपके औकात से बहुत आगे है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आएगा। पर ब्रेकअप कॉन्सेप्ट या कोई मर गया या कुछ हो गया किसी, तो दैट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। सो माइनस द इंडिपेंडेंस। तो मैंने अभी एक मेरे सब्सक्राइबर है जिनको बताया, मैं फोन पे बात करता रहता हूं, उनसे मेरी बात हुई। वो कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर हटा दें तो आपकी जिंदगी में कोई कहते हैं कि नहीं। मैंने कहा मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा आपकी जिंदगी में? वो कहते हैं बहुत है मतलब मुझे इतने सारे गोल्स है वो अचीव करने हैं और उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है ये वो, और कंपेनियनशिप भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, जो थी वो चली गई। कंपेनियन मतलब प्यार भी नहीं है, सच्चा प्यार ये वो। तो जब डिज़ायर ही नहीं है तो प्रॉब्लम क्यों रहेगी? जब डिज़ायर आपके पैरों के नीचे रहेगा तो प्रॉब्लम भी पैरों के नीचे रहेगी। अब कोई गोल अचीव हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप चीजों की अगर क्लैरिटी हो जाए ना कि एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, माइंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आपको बहुत सारी चीजें वहीं पे फिगर आउट हो जाती हैं। और ये पता चल जाए कि मेरा अस्तित्व क्या है, तो तुरंत आप छोड़ सकते हो डिजायर को अपने। क्योंकि मैंने कई बार रिपीट किया, मैं फिर से बोल दूंगा कि कोई छोटी चीज छोड़ने के लिए उससे बड़ी चीज चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि आप अपनी साइकिल दे दो, मेरी कार ले लो, आप दे दोगे। पर मैं आपसे कहूं कि मेरी स्प्लेंडर ले लो और अपनी यामाहा R15 दे दो, तो क्या आप दोगे? नहीं दोगे। पर मैं आपको R15 दूं और आपसे स्प्लेंडर ले लूं, आप दे दोगे। यही चीज है, आदमी अपने डिजायर को छोड़ इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि आदमी को लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है। उसको एक कोई और भी बहुत बड़ी चीज अगर दिख जाए कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है। मैंने क्या बताया था कि ये संसार इमेजिनेशन में जीता है। हर एक की अपनी एक इमेजिनेशन है लाइफ को लेके कि लाइफ का मतलब ये, लाइफ का मतलब ये। किसी के लिए लाइफ का मतलब है डांस, किसी के लिए लाइफ का मतलब है प्यार मोहब्बत, किसी के लिए लाइफ का मतलब है मंगल ग्रह पे लैंड करना है, किसी के लिए लाइफ का मतलब है मून पे जाना है, किसी के लिए लाइफ का मतलब है IAS IPS बनना है, ये चाहिए वो करना, देश का प्रधानमंत्री बन। तो ये सबकी अपनी अलग इमेजिनेशन है लाइफ की, बट एक्चुअली रियलिटी कुछ और होती है। एक है लाखों करोड़ों इमेजिनेशंस और एक है रियलिटी जो कि एक है। तो आप कहां जियोगे? आप चीजों को रियलिस्टिक दृष्टिकोण से देखना चाहते हो या फिर इमेजिनेटिव दृष्टिकोण से देखना चाहते हो? तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे ही आप एक चीज पकड़ोगे कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, ये मेरे लिए, तो अब आपकी दृष्टि वैसे ही हो जाएगी और दृष्टि वैसे ही सृष्टि वैसी हो जाएगी। आपको हर तरफ वही दिखेगा। आपके पास लोग जुड़ने लगेंगे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आपके यूट्यूब चैनल्स में रिकमेंडेशन आने लगेगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आपके इंस्टाग्राम फीड पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये आने लगेंगे, आपके पास लोग आने लगेंगे, आप विधायकों के साथ बैठोगे, आपके पास क्रिमिनल्स आने लगेंगे, आप ये सब राजनीति में, तो ऑटोमेटिकली आपका जो अंतःकरण है और वातावरण है बाहर का, वो एकदम एग्जैक्टली दुनिया वैसी हो जाएगी। तो ये दुनिया, इस दुनिया में सब लोग रहते हैं और सब लोग एक ही दुनिया को देख रहे होते हैं, पर एक्चुअली सबको वो दुनिया एक जैसी नहीं दिख रही होती है, वो दुनिया अलग दिख रही होती है। इट्स लाइक एक पर्दा है, आपको पर्दे पे कुछ और दिख रहा है, मेरे को पर्दे पे कुछ और, किसी और को पर्दे पे कुछ और दिख रहा है। और जो आदमी ये जान लेता है कि मैं जो चाहूं वो पर्दे पे दिखा सकता हूं और जब चाहूं पर्दे को क्लीन स्लेट कर सकता हूं, पर्दा बंद कर सकता हूं, पर्दे में कोई चित्र नहीं आएगा, वो आदमी एक्चुअली में समझ चुका है कि हां खेल क्या है, चल क्या रहा है। फिर वो आदमी, आखिरी जो स्टेज होती है वही होती है कि आदमी हर चीज को कॉमेडी की तरह देखेगा। इट्स लाइक चल रहा, हम भी पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन मेरे को पता है कि मैं पार्टिसिपेंट है, आपको लग रहा है कि आप ही वही हो।
पार्टिसिपेंट रियल है, जबकि पार्टिसिपेंट रियल नहीं है। जो कैरेक्टर है वो रियल नहीं है, एक्टर रियल है, कैरेक्टर रियल नहीं है। तो ये